कोई आ नहीं रहा है। तो वो ज्वाइन नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म। हाँ, तो इसका लिमिट आएगा 1/√2। एक्चुअल में देखो, एक तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो इसको डायरेक्ट ही इजी होता है, बट एक अपने पास थ्योरम है, स्टोल्ट थ्योरम, एक तो उसका यूज करके कर सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट करना है तो अपने को बचपन से एक रूल बताया गया है कि जब भी अगर नीचे इरेशनल नंबर है, सबसे पहला काम क्या करो, उसको रैशनलाइज करो। तो अगर कुछ माइंड में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो यही करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये दिया है अपने पास 1/√n। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास √1 प्लस √3 इंटू √1 माइनस √3 अपॉन √1 माइनस √3। ऐसे बीच में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। √1 से लेके 3 तक, फिर 2 पुट करेंगे तो √3 प्लस √5। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा √3 माइनस √5 से, और ये √3 माइनस √5। ऐसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा ये, √2n माइनस 1 माइनस √2n प्लस 1 अपॉन √2n माइनस 1 प्लस √2n प्लस 1 इंटू √2n माइनस 1 प्लस √2n प्लस 1। अब इससे होगा क्या, जब यहाँ पे ये a माइनस बी और a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये नीचे क्या आने वाला है अपने पास, डिनोमिनेटर में 1 - 3 यानी कि -2 आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तब भी दोनों का डिफरेंस तो -2 ही आ रहा है, मतलब हर बार पूरे टर्म में क्या आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये √1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2, ऐसे लास्ट में क्या आएगा अपने पास, √2n प्लस 1 माइनस √2n माइनस 1 माइनस √2n प्लस 1। अब इससे होगा क्या, अगर मैं एक काम करता हूँ, पूरे माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2√n। तो टर्म कौन से बचेंगे अब, √1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2। ऐसे लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, √2n माइनस 1 माइनस √2n प्लस 1। इससे क्या पता चल रहा है अपने को, कौन सा ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है इससे, कि इसकी कुछ टर्म कैंसिल हो जा रही है ना। कौन से टर्म कैंसिल हो रहे इसमें, तो मतलब देखो, ये हर एक का जो सेकेंड टर्म है वो कैंसिल हो जा रहा है उसके नेक्स्ट टर्म से। तो ऐसे ही जब मैं इसके पहले आऊंगा तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या अपने पास, ये वाले टर्म। एक तो √1 बचेगा माइनस रूट के अंदर 2n प्लस 1, मतलब सारे टर्म कैंसिल हो गए, सिर्फ कौन सा टर्म बच रहा है इसमें, -1/2√n। एक तो बच रहा है 1 माइनस √2n प्लस 1, एक आ जाएगा -1/2√n माइनस माइनस प्लस 1/2n प्लस 1/n, ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंपल। अब मैं इसका अगर लिमिट निकाल लूं तो ये तो पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, ये अपने पास 1/2। अगर इस पूरे का लिमिट निकालूं मैं तो कितना लिमिट आएगा इसका, नीचे भी पॉलिनोमियल ऊपर भी पॉलिनोमियल, और सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जस्ट उसी का कोएफिशिएंट ले लेते हैं। तो 2/1 मतलब √2/√1, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल √2। तो इसमें ऊपर √2, और इसका मतलब क्या होता है, 1/2√2। एक तो ये मेथड है, सिंपल रैशनलाइज करके हम लोग इसको निकालें। और ऐसा क्वेश्चन 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट किए थे, एक बार 2015 में भी आया था और एक बार 2014 में भी आया था। सिर्फ यहाँ पे ऑड टर्म लिया है, वहां पे इवन टर्म लिया था। बट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम का भी यूज करते हैं। तो अगर सपोज यही क्वेश्चन अगर ये दिया है
इसमें जैसे ऑड टर्म दिया था, अगर इवन टर्म दिया है तो क्या इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/√2 प्लस √4, और ऐसे ये लास्ट में क्या आ रहा है 1/√2n प्लस √2n+4। इसका लिमिट क्या आएगा? कुछ चेंज होगा या फिर सेम वही आएगा? लिमिट में कुछ चेंजेस होंगे, इसमें सेम आएगा, क्योंकि इसमें कुछ, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो √2 प्लस √4 है, तो जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल 2 - 4, तो फिर से नीचे -2 आ रहा है, ऊपर वाले टर्म में सब एक एक करके कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में फिर से यहाँ पे वही टर्म आएगा। कौन कौन से टर्म आएंगे? √2n माइनस √2n+2, सिर्फ यही टर्म बचेगा, तो ये सब तो कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ से एक 1 बचेगा माइनस √2n+2। तो जो इफेक्ट आएगा वो ये सिर्फ ये बड़ा है, बट जो हमारी लिमिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? n के कोएफिशिएंट पे। तो n का कोएफिशिएंट पहले भी 2 था, अब भी 2 है, इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कुछ नहीं। जब n से डिवाइड करेंगे तो इसका लिमिट हमेशा 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे ये √2 फिर से आएगा, अपॉन में 2 आ रहा है, ये माइनस वाले इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर फिर से क्या आएगा? 1/√2 आ जाएगा। तो इसके इवन ऑड करने से चेंज नहीं होता। हाँ, अगर वैल्यू चेंज कर देंगे, अगर मैं सपोज इसको सिर्फ ये चेंज कर दूं, तब क्या आएगा आंसर? देखो 313, अब क्या आएगा आंसर? नहीं, ये 5 रहेगा, मैं एक टर्म और लिख देता हूँ, 6 + 8। अब क्या आएगा आंसर? इसका लिमिट क्या होगा? एक बार अपने को आंसर पता चल गया ना, तो फिर हम लोग उसमें शॉर्ट ट्रिक खुद निकाल सकते हैं। अगर सपोज इस तरीके से दे दे, तब इसका आंसर क्या आने वाला है? √3/2 पक्का? थोड़ा ध्यान दो, जब वहां पे हम लोग कर रहे थे तो वहां पे कैसा था? √3 प्लस √5 था, ठीक है। फिर यहाँ पे √5 आ रहा था, √7 आ रहे थे। तो जब हम लोग इसको कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऊपर आंसर कैसे आ रहे थे?
यहाँ पे √3, यहाँ पे √5, यहाँ पे √5 ये, बट यहाँ पे वैसा हो रहा है, कुछ कैंसिल होगा इसमें? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ चेंज हो रहा है इसमें? कुछ कैंसिल होगा इसमें? √3/2 कैसे आएगा? कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें? क्या कैंसिल होगा? ऊपर √3 माइनस √5, यहाँ पे क्या आएगा? √6 माइनस √8। कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें? हाँ, लेकिन अगर इसी को मैं चेंज करके यहाँ पे 3 कर दूं, अब क्या आएगा आंसर? हम्म 1/√3। ठीक है, तो समझ में आया इसमें क्या हो रहा है? इसका डिफरेंस ले लेंगे सब में, तो 3 माइनस 6 -3 आएगा, और ऊपर का ये यहाँ से √3 आ जाएगा। तो √3 माइनस √3 माइनस तो कैंसिल हो जाएगा बाद में, तो सिंपल आंसर क्या आएगा? 1/√3। तो याद रखना है, जितने का मल्टीपल ले रहे उतने का डिफरेंस भी होना चाहिए, ताकि वो टर्म कैंसिल हो जाए। तो इसके पहले जो पूछे थे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे ही। तो पूछते वही है जिसका कोई ट्रिक निकलता है। तो याद रखना है, जो भी यहाँ पे 3n ले रहे हैं तो उसका डिफरेंस भी उतना ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर ऐसे √4n ले रहा हूँ, √4n तो नहीं लेंगे, ऐसे में यहाँ पे अगर √5n ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे? √5n + 5, ये टाइप का कुछ लेना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? तो देखो, इससे ही हो जाता है, मतलब इसी मेथड का यूज करो। एक थ्योरम है, उसका यूज तो बहुत कम करते हैं, बट उसका यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ थ्योरम का मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, इसमें यूज भी कर सकते हैं इसको। कि अगर सपोज एक yn जो सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए और डाइवर्जेस करना चाहिए इन्फिनिटी को। ठीक है, और अगर लिमिट xn अपॉन yn ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये लिमिट निकालूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn-1 अपॉन yn-1। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो इसका भी लिमिट क्या आता है? L आता है, जिसको बोलते हैं स्टोल्स थ्योरम। तो ऐसे एग्जाम्पल में इसका यूज किया जाता है, ये टाइप की एग्जाम्पल में इसका यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपने पास 1/√n है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? 1/√n है। तो ये जो सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और ये डाइवर्ज भी कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो इसको yn बोल देंगे, और जो बचा हुआ सीक्वेंस उसको xn बोल देते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो xn मेरे पास सीक्वेंस है, वो मेरे पास क्या था सीक्वेंस अपने पास? 1/2n + 2n + 2, ये टाइप के थे ना। मतलब 1/√2 + √4 + 1/√4 + 1/√6 2n + 2n + 2। ठीक है, ये इवन वाला ले लेते हैं। और उसके बाद उसमें से माइनस करना है किसको? xn-1 को। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/√2 + √4। ऐसे लास्ट में सिर्फ क्या आएगा? 1/√2n-1 + √2n-1, मतलब ये कैंसिल होकर सिर्फ ये बचेगा। अब इससे होता क्या है, जिसको माइनस करेंगे ना तो सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ बचता है कि अपने पास ये वाले टर्म। और फिर जस्ट लिमिट निकाल दो, ये अपने पास ये दिया है और बाहर क्या था? ऑलरेडी अपने पास √n गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लो, अपने आप लिमिट आ जाता है। ठीक है,
तो इसका भी यूज करके हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। और एक ये भी बचेगा बाय एन माइनस वन, तो ये क्या आ जाएगा, बाय एन मतलब रूट एन माइनस वन। एक तो ये टर्म बचा है अपॉन में, और एक तो ऊपर भी क्या टर्म आया था जो, तो इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाता है, वन बाय रूट टू। तो एक तो इस मेथड का यूज करते हैं, बट वो रैशनलाइजेशन से हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट थ्योरम में हो सकता है कभी कभी ऐसा डिफिकल्ट एग्जाम्पल आ जाए जो डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। बट ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर में है वो डाइवर्स करना चाहिए। और ये कोई भी सीक्वेंस है, एक्सएन पे कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ कंडीशन किस पे, वाई एन पे। तो अगर एक्सएन माइनस एक्सएन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वन, इसका लिमिट अगर एल आ रहा है तो एक्सएन अपॉन वाई एन का भी लिमिट क्या होगा, एल। एक क्वेश्चन आया था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर n इक्वल्स टू, सिंपल क्वेश्चन है ये। एक इसका ऑप्शन था 1 ई रेस टू माइनस वन बाई टू, सी ऑप्शन है ई रेस टू माइनस टू, और फोर्थ ऑप्शन है ई रेस टू माइनस वन। क्या आएगा इसका आंसर? इसको अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। एक तो लॉग का भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वन, देखो इसमें एक तो अपने को ये पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 बाय एन होल रेस टू n, इसका जो लिमिट आता है वो e होता है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लॉग का यूज करेंगे। तो पहले इसका यूज करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव, ये सिंपल अपने को दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो एक तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो इस सिंपल ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और लिमिट को जब सेपरेट कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ई रेस टू माइनस वन आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो ई, तो आंसर आ जाएगा वन। एक तो ये मेथड है कि इसका यूज करके हम लोग बता सकते हैं इसका लिमिट वन आएगा, या तो फिर हम लोग लॉग का यूज करते हैं। अपने पास कुछ एक्सपांशन होते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन अपने को पता होना चाहिए। अपने को पता है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन वन है तो वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका जो एक्सपांशन आता है वो क्या आता है, सिंपल एक्स रेस टू एन। ठीक है, ये एक्सपांशन अपने को पता है। इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं। जैसे अगर इसी को मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वन लिख दूं तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, माइनस वन रेस टू एन एक्स रेस टू एन, क्योंकि अरे वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस एक्स से तो आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स। तो मैं एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस वन रेस टू एन। तो ये अपने पास एक आ गया। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर,
log 1 प्लस एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है x/n/n। तो मतलब log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन क्या हो जाता है, -1/n x/n/n। मतलब सिंपल 1 माइनस एक्स प्लस x² 2 माइनस x³ 3 प्लस x⁴/4। ये एक्सपांशन अपने पास आ जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसी एक्सपांशन का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को दिया क्या है यहाँ पे, 1 माइनस 1/n² होल रेज टू n। तो लिमिट निकालना है मुझे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस l 1 माइनस 1/n² होल रेज टू n। तो जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा, सॉरी इस पर लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये log n यहाँ आ जाएगा। तो log लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n²। ठीक है, तो log अपने को पता है कि लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं, लिमिट को बाहर लेके आ सकते हैं log के अंदर। तो मैं इसको अगर इसका मैं जब एक्सपांशन लूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, लिमिट को बाहर लिख देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू इसका एक्सपांशन क्या होगा, 1/n² माइनस 1/n⁴ प्लस 1/n² माइनस 1/2n⁴ प्लस 1/3 इंटू n⁶। तो एक n इससे कैंसल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल 0 आ जाएगा। तो ये log l की वैल्यू 0 आ रही है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड e अप्लाई कर देंगे तो e⁻�0, तो l की वैल्यू 1 आ गई। तो एक तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं log का, या फिर डायरेक्ट हम लोग 1 प्लस 1/होल रेज टू n, उसका लिमिट e होता है, एक तो उसका भी यूज कर सकते थे। क्लियर है ये। इसका लिमिट बताओ।
e⁻³ इसका e² इसका e⁻² इसका e⁻⁴। तो सिंपल सा लॉजिक रहता है इसका, जो अपने को 12th स्टैंडर्ड में बताते हैं कि जब भी लिमिट निकालना हो 1/k1n, और यहाँ पे सपोज यहाँ कुछ लिख देता हूँ kn और r, जब भी ये टाइप का लिमिट आता है, अगर यहाँ पे सपोज कुछ लीनियर नंबर भी आ जाए, मुझे लीनियर में आ रहा है Rn+p और यहाँ पे kn+n, तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाता है e⁻r/n। तो ये याद रखने का बस, 3/2, 2/1, 1/2 और 4/3। तो ये सिंपल टेक्निक है, इसको एक्सपांशन से भी कर सकते हैं। अगर एक्सपांशन से करेंगे तो क्या होगा, ये जो 3/2 है उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3/2 यहाँ पे उठ के आ गया, और जब 2/n से एक्सपांशन ओपन करेंगे तो अपने पास पहला टर्म कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2n से। इसके बाद तो इसकी पावर बढ़ते जाएगी, वो तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म जिसके साथ कैंसिल हो, कैंसिल क्या आ जाता है 3/2। ऐसे अगर इसमें करेंगे तो ये 2n मेरा बाहर आ जाएगा, और जब इसका एक्सपांशन ओपन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 1/n रहेगा, बाकी टर्म तो 0 हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो, कैंसिल क्या आ जाएगा 2। अच्छा हाँ, वो जो मैंने एक्सपांशन लिया था वहाँ पे 1 माइनस नहीं, वो x से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी पावर एक बढ़ जाती है ना। ये पहले 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो x से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग x⁻n है तो n 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो x⁻n+1/n+1 होता है, ठीक है। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो वो x से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं। तो वो ऐसे लिखा था ना, वो ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, वो x-x²/2 + x³/3, ये सीरीज होता है log x 1 + x, ठीक है। तो log का भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल ये फॉर्मूला यूज करके कि इसका लिमिट हमेशा क्या आता है, e⁻r/n। तो एक तो ये पता चल गया। अब अगर सपोज डायरेक्ट अपने को निकालना है, लॉजिक तो पता चल गया कि log का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे n के टर्म्स से n² दे दिया और यहाँ पे n दिया है, होता क्या है कि ये जो n है ये मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे, और जब इसमें log अप्लाई करेंगे ना तो ये पहला टर्म यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं कि आगे का टर्म क्या होंगे, ये तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो वो तो 0 हो गया। जब मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर रहा हूँ तो ये भी 0 हो गया। मतलब जब सेम आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, सिंपल r/m, या फिर जो भी r/k था e के ऊपर लगाते हैं। लेकिन जब ये n और ये नीचे इसका डिग्री ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये n² अगर इसके डिग्री से ज्यादा डिग्री आ रहा है तो सिंपल ये इसका लिमिट क्या आ जाता है, ये 0 आ जाएगा। लेकिन log में 0 आ रहा है, जब e अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है 1, तो उसका लिमिट हमेशा क्या आएगा 1। ये सेकंड पॉइंट हो गया। लेकिन अगर सपोज इसी को मैं रिवर्स कर दूं, जैसे यहाँ पे n करके यहाँ पे n² करूंगा, तब क्या आएगा इसका आंसर, मतलब ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और जब log अप्लाई करते हैं हम लोग, तो log अप्लाई पहला n और इसका धीरे धीरे डिग्री बढ़ती जाएगी। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूंगा तो ये एक टर्म मेरा n आ गया। और सीक्वेंस का अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस क्या कहता है कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब होता है जब उसके सारे टर्म, मतलब जितने भी टर्म आ रहे हैं वो सब कन्वर्जेंट होने चाहिए। जैसे an + bn, अगर ये कन्वर्जेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ an bn बोथ आर कन्वर्जेंट। अगर दोनों कन्वर्जेंट नहीं होंगे तो कभी उनका सम कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक भी सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट आ गया, ठीक है, अगर n और ये bn कुछ भी हो, सीक्वेंस हमेशा क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। क्लियर ये पॉइंट। तो पूरा लॉग सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, सिंपल सीक्वेंस को देख के हम लोग बता सकते हैं उसका लिमिट क्या आने वाला। क्लियर ये पॉइंट। और एक
माइनस वाला देख लेते हैं। तो मतलब 3 केस आ गए, जब पावर के ऊपर का डिग्री और 1/n मतलब जो यहाँ पे डिग्री अगर सेम आता है तो उसका कोएफिशिएंट ले लो, डिग्री अगर इसका ग्रेटर है तो लिमिट 1 आएगा, और अगर पावर वाले का लिमिट ग्रेटर है तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है, मतलब वो हमेशा डाइवर्ज करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? इसके बेस पे और कोई क्वेश्चन है क्या? कोई क्वेश्चन के बेस पे और कोई क्वेश्चन तो हाँ, एक क्वेश्चन और है। जून 2011 में पूछा था कि अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट है, बट इसमें ई के टर्म्स में नहीं पूछा है, इसमें डायरेक्ट वो लॉग के टर्म्स में पूछ रहा है और कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग इसमें से करेक्ट होगा। पता भी होगा ये n इंटू लॉग 1 प्लस ये एक लिमिट दिया है और कह रहा है ये 1 पे कन्वर्ज करेगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी। सेकेंड कह रहा है n प्लस 1 इंटू लॉग n 1 प्लस 1 बाय n प्लस 1। थर्ड क्या कह रहा है n स्क्वायर इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कन्वर्ट करेगा 1 पे ये, और यहाँ पे कह रहा है कि n इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टेंडिंग टू 1। कौन सा करेक्ट है इसमें से? पार्ट सी का क्वेश्चन था ये। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो करेक्ट तो सबका होगा इसमें, तो जिसको भी ये रिजल्ट पता है तो करेंगे तो सब, बट जितना ऐसे क्वेश्चन में टाइम बच रहा है ना वो बेनिफिट होगा, ताकि हार्ड क्वेश्चन पे हम लोग टाइम दे सकते हैं। नहीं तो होता क्या है कि इजी इजी क्वेश्चन में बहुत टाइम दे देते हैं और फिर जब लास्ट में टाइम नहीं बचता है तो वो टाइम की प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हार्ड क्वेश्चन है वो बनते नहीं है। तो सबसे पहले जितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना उसको जितने कम टाइम में निकाल सकते वो निकाल लो, उसमें पूरा सॉल्व करते नहीं बैठने का, मतलब करेक्ट भी होना चाहिए और कम टाइम में भी होना चाहिए। जैसे देखो अपने को लॉजिक तो पता ही है ना, इसमें इसको जब एक्सपांशन करेंगे तो सिर्फ इससे मतलब है, इससे मतलब है, कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, दोनों का अरे सॉरी ये दोनों का पावर सेम है, जिसको कोएफिशिएंट ले लो 1 बाय 1 तो आंसर 1 आ गया। अब ये ई के टर्म्स में नहीं निकालती कि डायरेक्ट यही आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें देखो दोनों सेम डिग्री के हैं, इसका भी कोएफिशिएंट 1 इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो 1 बाय 1 1, ये भी करेक्ट है। n प्लस 1 n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर है और ये n प्लस 1 है, तो इसका लिमिट क्या आएगा इन्फिनिटिव, तो 1 दिया है रॉन्ग। इसमें n स्क्वायर n जब कैंसिल करेंगे तो नीचे फर्स्ट वाला टर्म 1 बाय n, सेकेंड तो बढ़ते ही जाता है, तो मतलब ये 0 आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग होगा। क्लियर है ये? तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे कुछ भी दे दे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो 3n प्लस 2 दे दे, तब भी क्या आंसर 1 ही आएगा। अगर सपोज यहाँ पे तो मैं इंक डाल लूँ फिर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं कि अपने को पता है log 1 प्लस एक्स, यह आता है x टू माइनस 1 टू n x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये अपने को पता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये अपने पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ये आता है। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपने को यूज करना है। तो अपने को दिया क्या है n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब हम लोग ये यूज करते हैं तो अपने को क्या पता है कि ये n, जब इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो पहला टर्म क्या होगा x, x मतलब 1 अपॉन n प्लस 1, ये पूरा x है अपने पास, माइनस ये पूरे टर्म का स्क्वायर, तो 1 अपॉन और 2 कोएफिशिएंट रहेगा यहाँ पे 1/2,
और n+1 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे प्लस 1/3 इंटू n+1 का क्यूब, ऐसे चलते जाएगा कंटिन्यू। तो जब मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डिग्री तो ज्यादा है, तो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है ये क्यूबिक है, तो ये सारे टर्म तो जीरो हो जाएंगे, बचा ये। और इसमें क्या करते हैं, जब दो पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है सेम डिग्री के, तो जस्ट उनका कोएफिशिएंट मेरा आंसर होता है। तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये एक 1 हो गया। थर्ड फोर्थ में क्या बोल रहा था, एक में कह रहा है n² है, एक में कह रहा है log 1 + 1/n² है। ठीक है, अरे n² नहीं, n+1। तो ये n² तो एज इट इज रहेगा, जब इसका यूज करेंगे हम लोग तो ये पहला टर्म मेरा 1/n+1, सेकेंड टर्म इसी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू n+1 का क्यूब, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे। ठीक है, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का, मतलब इसके बाद वाले सब जीरो। अब बचा ये दो टर्म, जब इससे करूंगा तो ये n²/n+1 माइनस जब इससे करूंगा तो ये n²/2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा लिमिट तो जीरो आ गया। इसका लिमिट कैसे निकालते हैं, ये सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से n का कोएफिशिएंट 1, यहाँ से n का कोएफिशिएंट 1, तो जो 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/2। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया कि ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो इसका लिमिट इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी माइनस 0 और इन्फिनिटी माइनस 1/2 भी कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है ये आशुतोष? और ऐसे लास्ट वाले में क्या बोल रहा था कि यहाँ पे n है और उसके बाद log 1 + 1/n², तो ये n बाहर रहेगा, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये 1/n² माइनस 1/2 इंटू n⁴ प्लस 1/3 इंटू n⁶। तो जब इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये n n n, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का, और ये नीचे कितने डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे आगे, तो मतलब इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 0। बट उसमें ऑप्शन में क्या था, सब में 1 था, बट अपना सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड 1 आ रहा है, थर्ड का आंसर कितना आ रहा था, इन्फिनिटी, और फोर्थ का आंसर आ रहा है 0। ये क्वेश्चन सेकेंड वाले में सिंपल क्या है, ये है ना n+1 इंटू log 1/n+1। ठीक है, तो बाहर क्या है n+1, जब एक्सपांशन को ओपन करेंगे तो ये पूरा x है मेरे पास, तो 1/n+1 माइनस 1/2 इंटू n+1 का स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू n+1 का क्यूब, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास n+1, तो ये देखो ये लीनियर, ये 2 डिग्री का, तो ये यहाँ वाले तो पूरे पार्ट जीरो हो गए, 1, सिर्फ 1 ना कांस्टेंट नंबर आ रहा, तो लिमिट इसका 1 होगा सेकेंड वाले का। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था 2011 में। इसके बाद 2012 में क्वेश्चन पूछा है इस फॉर्म में, एक बार कह रहा है 1 + 1/n n+1, इसका लिमिट आएगा e एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सब में ई करके ही बता रहा है, सिर्फ खाली ये चेंज कर रहा है, 1 + 1/n, और पावर में दे रहा है n, और लिमिट आ रहा है e। थर्ड में कह रहा है 1 + 1/n, एक बार n², और फोर्थ में कह रहा है 1 + 1/n² रेज़ टू n, और ये सब की वैल्यू e एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन बाद में पूछा है,
बट ये क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम क्वेश्चन है, अप्रोच भी सेम है, जस्ट अपने को इसको क्या करना है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखा जाए तो वही क्वेश्चन है ये, जस्ट उसी को किसी और फॉर्म में लिखा गया है। मतलब बोलते हैं 2 है मेरे पास, जस्ट उसको 1+1 इस तरीके से लिखा है, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर वो क्वेश्चन को कंपेयर करें तो कुछ नहीं है। बट यहाँ पे क्या था, ये L है मेरे पास, ये कुछ दिया है अपने पास an टू n+1, तो मैं क्या करूंगा, इसमें log लगा के इस n+1 को यहाँ लेके आ जाऊंगा और फिर पूरा यही टर्म आ जाएगा। तो होगा क्या, ये n+1 उठ के यहाँ आ जाएगा और इसके साथ log लग जाएगा। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूं, ये मान लो मेरे पास L है, मैं इसमें अगर log L लगा दूं, मतलब log अप्लाई कर दूं, तो ये टर्म कैसे बन जाएगा, पुराना वाला बन गया ये n+1 उठ के यहाँ आ जाएगा और log इसमें अप्लाई हो जाएगा, n यहाँ आ जाएगा, log इसमें अप्लाई हो जाएगा, ये n² यहाँ चले गया, log अप्लाई हो गया, ये n यहाँ चले गए और इसमें log अप्लाई हो गया। पहले इसका लिमिट फाइंड आउट कर दो और जो भी आंसर आएगा उसमें e, दोनों साइड e अप्लाई करेंगे, तो ये l और यहाँ पे e के ऊपर पावर चले जाएगा। इसका लिमिट हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि दोनों का अब पूरा एक्सपांड, मतलब पूरा एक्सपांशन नहीं निकालना, अब डायरेक्ट बताना है, ये भी 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, सिर्फ इसका कोएफिशिएंट आंसर 1, जब e के ऊपर रखेंगे तो e मतलब करेक्ट, दोनों का डिग्री सेम, कैंसल होके क्या आ जाएगा 1, मतलब इसमें तो कुछ पॉलिनोमियल का भी रोल नहीं है, सीधे सीधे कैंसल होके 1 आ जाएगा और बाकी सम टर्म तो 0 हो जाते हैं, तो फिर से 1, तो जब e के ऊपर लगाएंगे तो ये भी e। थर्ड में क्या कह रहा है, ऊपर n² है नीचे n, तो मतलब ये बाकी वाले जो टर्म होंगे ना, एक बार n²/n आएगा, उसके बाद फिर n²/n², फिर n²/n3, कुछ इस तरीके से चलेंगे, प्लस माइनस, ये तो 1 आ जाएगा, ये बाकी सब टर्म 0, लेकिन ये गड़बड़ कर गए कि ये n आ गया और n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो ये तो इन्फिनिटिव आ जाएगा, e⁻∞ मतलब इन्फिनिटिव। इस केस में क्या होगा, ये n और ये n², एक n आ रहा है n², तो जब n और नीचे 1/n², बाकी टर्म तो 0 होंगे ही, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, मतलब टोटल 0, और टोटल 0 आ रहा है और e के ऊपर करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका आंसर 1 आना चाहिए, इसका आंसर इन्फिनिटिव आना चाहिए और ई ये क्लियर है। मतलब वही क्वेश्चन है, खाली इसको अलग तरीके से लिखा गया है, बस अपने को यहाँ पे लॉग का यूज करके बाद में ई अप्लाई करना था। क्लियर है ये। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो सेम क्वेश्चन ऐसे रियल में ही बहुत देखने को मिले कि एक ही क्वेश्चन का सेम पैटर्न, सिर्फ नंबरिंग चेंज करके वो लोग एज इट इज ऐसे ही देते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिलेगा, अलजेब्रा में तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, रियल में भी मिलते हैं। तो मतलब अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज उठा के डालते हैं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होता, उनका ऑप्शन भी लगभग सेम रहते हैं, मतलब पैटर्न बोलते हैं ना, सेम पैटर्न का होता है। मतलब ऐसे है, जैसे एक बार पूछा है कि 2 4 6 8 इसका नेक्स्ट टर्म बताओ, तो नेक्स्ट टाइम पूछेगा 3 6 9 12, तो इसको बोलते हैं सेम पैटर्न का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर ये आ गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 3 का डिफरेंस, तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो सब कुछ सेम नहीं होता, बट ये जैसे वो इसके पहले स्टोल्ट वाला पूछे थे, हाँ अब नहीं सिंपल पूछते, पहले सिंपल पूछते थे, अब वो सिंपल नहीं पूछते हो लोग। अब ना रियल का क्वेश्चन सिंपल नहीं रहता, सिंपल नहीं रहता मतलब कैसा, वो लोग बहुत बेसिक पूछ लेते हैं ऐसा। पहले कैसा डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट पूछते थे, अभी बहुत ज्यादा ही थ्योरी पूछ रहे हैं। बाकी सब तो हो जाता है, लेकिन सीक्वेंस के क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता सीक्वेंस का कि नेक्स्ट टाइम भी वही देखने को मिलेगा। ठीक है, हेलो, ये सेकेंड लिंक है कि फर्स्ट? हेलो, ये सेकेंड लिंक है कि फर्स्ट ही लिंक चल रहा है?
अरे सॉरी, थर्ड लिंक है कि सेकेंड वाला? 7 18 42 + 6 48। ये तो 40 मिनट का ही रहता है ना जूम पे। ये कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, लोग एक एक घंटे का देते हैं। ठीक है। हाँ, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे थे ना, एक तो वो उसमें पूछ लिए थे अपना, क्या बोलते हैं जो हम लोग मेजर थ्योरी में पढ़ते हैं ना, मतलब सेट ऑफ सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन शायद इन्फिमम सुप्रीमम पे। याद रखना, इन्फिमम सुप्रीमम का क्वेश्चन ये हमेशा डिफिकल्ट आता है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में, इसको स्टार्टिंग में तो इसको स्किप कर दो, बाद में सोच के लिखो, क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी इजी नहीं आते। सबसे हार्ड क्वेश्चन है इन्फिमम सुप्रीमम का ही आता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ना इनइक्वालिटी वगैरह यूज होता है, और या तो फिर जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन रहता है वो हार्ड आता है, या तो फिर ये। बाकी सीक्वेंस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। पॉइंट सेट टोपोलॉजी का भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसता। अगर क्वेश्चन फंसेंगे ना तो हमेशा लिमिट सुप्रीमम का ही फंसता है, या तो लिमिट सुप्रीमम का फंसता है, या फिर सीरीज में जो क्या बोलते हैं बाइनरी, मतलब जो ये फॉर्म के होते हैं, जैसे ये n/n, ये फॉर्म के क्वेश्चन ये हमेशा फंसते हैं। या तो फिर कुछ इनइक्वालिटी वगैरह दे देगा कि अगर अपने पास कुछ कंडीशन दिया है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि या तो काउंटर एग्जाम्पल माइंड में आना चाहिए। अगर काउंटर एग्जाम्पल आ गया तब तो बन जाता है, अदरवाइज अगर माइंड में काउंटर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है ना, तो वो क्वेश्चन को ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता कि डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यूनिफॉर्म एक बार मतलब हो गया ना तो फिर हो जाता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ना, अगर उसके सारे रिजल्ट पता है तो हो जाता है। और अगर ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है ना, तो अपने पास ऑप्शन होते हैं। हमेशा याद रखो, नेट के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है ना, उसको स्किप कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं नेट के क्वेश्चन में। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम दे रहे हो ना, तो होता ये है कि जितने भी उसमें टाइम दे रहे हो ना, उतने में इजी इजी क्वेश्चन 1 से 2 बन जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वही 2 4 क्वेश्चन रहते हैं। 40 में से सिर्फ 25 अटेम्प्ट करना है, बट वो 25 आउट ऑफ लाने के लिए। बट अपने को अगर पार्ट बी में अगर 15 से ऊपर भी अटेम्प्ट हो गया, अगर ये एक्यूरेसी के साथ, मतलब अगर 20 अटेम्प्ट कर रहे हो ना, अगर 15 क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी है ना, तो ये इनफ है पार्ट बी में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट सी में। यहाँ ट्राई करो कि मोर देन 13 करेक्ट होना चाहिए। 13 से ज्यादा करेक्ट हो गया ना, तो इसमें ले उसमें हमेशा थोड़ा टाइम दे के क्वेश्चन सिलेक्शन करो कि किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने पे वो अपने को करेक्ट कंफर्म पता होगा। अगर रियल में नहीं कंफर्म पता है तो किसी और टॉपिक से ढूंढो। कभी कभी क्या होता है, रियल के क्वेश्चन लगते तो बहुत इजी है, पहला ऑप्शन हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन हो जाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है, बट फोर्थ नहीं बनता है। ये हमेशा होता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट इसमें मेहनत कर रहे हो, अगर इसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है ना, तो फिर कुछ मतलब नहीं है, वैसे भी रॉन्ग आ जाता है। और ये पार्ट सी में हमेशा होता है। इसीलिए ना रियल अलजेब्रा से जितना हो सकता है, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि चलो रियल के सब आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब आ रहा है तो सारे क्वेश्चन लीनियर और अलजेब्रा सिलेक्ट नहीं करना। टोटल 60 क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्वेश्चन उठाओ, और अपने को ट्राई करना है कि 15 ही करेक्ट हो। अगर 20 के लालच में जाओगे ना, तो होता क्या है कि सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और पता चलता है एक भी राइट नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 में से ना, इसलिए टाइम दो, 15 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो और उसको अच्छा खासा टाइम दो पार्ट सी में। पार्ट बी में एक बार अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया ना, 15 से लेकर 20 के बीच में, तो डायरेक्ट पार्ट सी में चले जाओ। या फिर स्टार्टिंग जो रहता है ना, वैसे तो कभी भी पार्ट बी से स्टार्ट मत करना, स्टार्टिंग हमेशा ना पार्ट सी से ही करो कभी भी। या तो पार्ट सी से नहीं करना है ना, तो पार्ट बी में जो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ 30 मिनट्स दो, और इसमें ट्राई करना कि जो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं 10 to 12, पार्ट बी में 10 to 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और वो कौन से मिलते हैं मैं बता देता हूँ। ये 10 to 12 क्वेश्चन होते कौन से, एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना रियल का जो बहुत सिंपल होगा, 2 क्वेश्चन हमेशा लीनियर अलजेब्रा मिल जाते हैं,
कोई भी पेपर उठाओ 2011 से लेके 2020 तक का, टोटल 19 या 20 पेपर है। एक क्वेश्चन रियल का बहुत सिंपल होता है, वो हो सकता है काउंटेबिलिटी का, हो सकता है सीक्वेंस का। लीनियर के 2 क्वेश्चन कंफर्म मिल जाते हैं, 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के उठा लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन इजी रहेगा या तो हार्ड रहेगा, या तो आएगा नहीं, और आएगा तो बहुत कम टाइम में हो जाता है। एक क्वेश्चन या तो मॉडर्न अलजेब्रा का उठा लो, इसमें भी वही होता है, अगर इजी है तो आ गया, नहीं तो फिर नहीं आता। और नंबर थ्योरी का, बाकी ना अप्लाइड से उठा लो। स्टार्टिंग के जो 10-12 क्वेश्चन रहते हैं ना, यहाँ से अगर 6 क्वेश्चन मिल गए ना, तो अप्लाइड के स्टार्टिंग में ही कर लो, बाद में होता नहीं है। स्टार्टिंग में जब माइंड फ्रेश रहता है ना, तो कैलकुलेशन वाले को स्टार्टिंग में ही निपटा दो। उसके बाद ना पूरा टाइम दो, 90 मिनट ना आराम से पार्ट सीखो दो। 90 मिनट मतलब अगर 15 क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, थोड़ा समझो। अगर मान लो 90 मिनट्स है, अपने को 50 क्वेश्चन ही करेक्ट करना, ज्यादा नहीं करना है। 15 हो गया ना, तो 15 का मतलब कितना होता है, 4.75 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे ख्याल से कुछ 71.25 हो जाता है ना, करेक्ट है ये। 15 मतलब 2.5 निकालेंगे, 3.75 सही है ना। तो टोटल 71.25। पार्ट सी में अगर इतना आ गया और कट ऑफ ज्यादा, जीआरएफ का 120 प्लस आ गया तो कंफर्म है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। अगर 120 प्लस आ गया और नेट का 110 प्लस, तो यहाँ से अगर आ गया ना, तो बाकी से आराम 50 पार्ट बी और पार्ट ए से निकल जाता है। बट यहाँ 15 करेक्ट। अब वो 15 सेलेक्ट कैसे करते देखो। रियल के ना मिनिमम 8 क्वेश्चन होते हैं, मिनिमम, उससे कम नहीं आता। मैक्सिमम 11 तक चले जाता है। मैं रियल की बात कर रहा हूँ। और इसमें छोड़ना नहीं है, जो आता है वो सब करो। मतलब जो सिलेक्ट कर रहे हो ना, उसको पूरा टाइम दो 90 मिनट में। फिर उसके बाद हाँ, वो आज से ही मैं देख रहा हूँ, अगर आज बन जाएगा ना तो कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। उसमें ना देखो, अप्लाइड में ना अपने को सिर्फ वही करना है जो अपने को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें अप्लाइड के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत हार्ड होते हैं। मतलब उसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो उतने में रियल का कॉम्प्लेक्स का 3 से 4 क्वेश्चन हो जाए। जो शॉर्ट ट्रिक वाले होते हैं ना, जैसे स्टम लिविली वाला प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद फिर पीडीई के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ओडीई के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एलपीपी का आता है, एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन आता है, एक मार्को चेन का क्वेश्चन। जो बोलते हैं ना 4 से 5 रिजल्ट करके रट्टा मार के चले जाओ, अरे वो बहुत सिंपल था वो। बस उसमें ये सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए, मतलब वो बेसिक पता होना चाहिए। इसके लिए डायरेक्ट कुछ, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था वो जो एलिप्टिकल वाला क्वेश्चन था ना। और लास्ट टाइम तो सबसे अच्छा ये हो गया था कि मल्टी वेरिएबल का 2 क्वेश्चन एज इट इज सिंपल वाला डाल दिया था। जो सिस्टम स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये मल्टी वेरिएबल का, हाँ वो सिग्नम फंक्शन पे, वो बता दूंगा मैं। एलिप्टिकल वाला ना बहुत सिंपल था, जस्ट उसमें वो शायद मेरे ख्याल से सिग्नम फंक्शन का यूज किया था। तो 8 to 11 क्वेश्चन में से ना रियल के 3 भी अगर सिलेक्ट हो गए ना तो बहुत है। 8 to 11 में से अगर 3, ये 3 मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 100% श्योर हो। और एक क्वेश्चन टोपोलॉजी का मिल जाता है कंफर्म, एक क्वेश्चन पॉइंट सेट टोपोलॉजी का मिल जाता है, और एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से मिल जाता है। और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे रिमान इंटीग्रेशन का, स्टेटमेंट बेस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। बट कैसा है, कंफर्म नहीं है। लेकिन ये 3 क्वेश्चन ना कंफर्म 100% मिलते हैं, बट बाकी ना कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हर बार इजी होगा, हो सकता है कि एक भी ना बने। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब एग्जाम में बैठते हैं ना तब की बात कर रहा हूँ। ऐसे बोलने के लिए तो सब इजी रहता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वो टाइम पे कुछ क्लिक नहीं होता। लेकिन 3 क्वेश्चन तो कंफर्म रहते हैं। ये मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जब बैठते हैं, 2011 से 20 तक का पेपर देखो और 3 क्वेश्चन खुद सेलेक्ट करो। जितना आता है ना, ऐसा नहीं अरे ये तो मैं पढ़ लूंगा, जितना आ रहा है उसी के बेस पे देखना। 3 क्वेश्चन कंफर्म मिल जाएंगे, पूरा पेपर चेक करो और वो सिलेक्ट करो कि वो 3 क्वेश्चन रियल के कौन से हैं।
कंफर्म 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसे ही 8 से 10 लीनियर अलजेब्रा के, और इसके ना कम से कम 4 क्वेश्चन है। ये बढ़ भी सकता है, इतना कम से कम मिलेंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5 या 6, इसमें 3 से 8 तक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ 3, और इसमें मिनिमम 4 मिल जाते हैं। लीनियर के क्वेश्चन को तो जितना हो सकता है कम से कम छोड़ो। कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन 4 आते हैं, 4 से 5, तो मैं एवरेज पकड़ रहा हूँ 4, 2 क्वेश्चन इसके उठा लो, क्योंकि पार्ट बी के तो सिंपल होते हैं, लेकिन पार्ट सी के सारे सिंपल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे रिजल्ट से पूछ लेता है जो मतलब पढ़ के नहीं जाते हम लोग। नंबर थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा, एक क्वेश्चन आपको नंबर थ्योरी से मिल जाता है, एक क्वेश्चन वो मिलता है जिसमें पूछ लेता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ग्रुप थ्योरी का पूछ सकता है, या फिर परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड, परम्यूटेशन का सब करके जाने का, और साथ में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, जहां पे भी ये आ जाए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप है, कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, ये टाइप का एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं। तो 2 क्वेश्चन यहां से कंफर्म मिल जाते हैं, एक नंबर थ्योरी का और एक ये। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन। अब ये जो बाकी के 4 क्वेश्चन है ना, वो कहां से लेना है? अप्लाइड से। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ढूंढो, ढूंढ के, हाँ अगर ढूंढना है ना, अगर सीक्वेंस के और क्वेश्चन इजी है तो वो जो बाकी 5 बचे हैं ना, जो 5 छोड़ोगे वो ढूंढ लो। बट स्टार्टिंग के जो 90 मिनट्स में ना ट्राई करना कि सिर्फ 3 ही ढूंढो, 3 भी सीक्वेंस के मिल गए ना तो बाकी इजी भी उसको छोड़ दो, बाद में देखना, हो सकता है उससे इजी क्वेश्चन बाकी सारे टॉपिक में। सबका प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ, सीक्वेंस में लगता है ये भी इजी है, ये भी इजी, ये भी इजी, सब इजी लगते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, पता चलता है 3 ऑप्शन तो बन गया, एक ऑप्शन में लटक गए, फिर वो टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा है ना कि बाकी जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन उठा। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन भी अगर आ गए ना तो 5 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे मैं वो एरिया बता रहा हूँ। ढूंढना नहीं मिल रहा है ना, ढूंढो एलपीपी का क्वेश्चन कहाँ है, और पहले ये मतलब सोचो कि एलपीपी का इजी वाला क्वेश्चन है या हार्ड वाला क्वेश्चन है। अगर इजी वाला क्वेश्चन है तब तो करो, थोड़ा भी कैलकुलेशन है छोड़ दो, उसको मत करो, लेकिन ढूंढो। सबसे पहले पेपर आता है ना, एलपीपी के क्वेश्चन को ढूंढो। पीडीई में एक तो कॉची बेस वाला जिसमें सिंपल सॉल्यूशन पूछ रहा है वो क्वेश्चन को ढूंढो, वो भी नहीं आ रहा है तो जो सेकेंड ऑर्डर का सिंपल पर्टिकुलर इंटीग्रल जो स्टैंडर्ड होता है ओडीई में भी और पीडीई में, वो ढूंढो। ये भी नहीं मिल रहा है तो एलिप्टिकल वाला ढूंढो। ये तीनों ढूंढो, इसके अलावा कुछ भी आता है उसको हाथ नहीं लगाना है। सिर्फ ये कॉची वाला ढूंढो कि सिंपल सॉल्यूशन पूछ रहा है, सेकेंड ऑर्डर पे पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर उसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, लीनियर वाले। हाँ हाँ, वो आज से स्टार्ट करता हूँ मैं, मतलब आज डालूंगा, अपलोड तो नहीं करूंगा, आज देखता हूँ उसको, कल से फिर अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये पीडीई का हो गया। अब आता है ओडीई। ओडीई में एक तो सिंगुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चन अगर आ रहे तो वो ढूंढो, वेरिएबल सेपरेबल का आ रहा है तो वो ढूंढो, कॉन्स्टेंट के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड तो वो ढूंढो, या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो अपने को पता है ना ढूंढो वो क्वेश्चन। अगर मिल रहे तो ठीक, नहीं तो किसी को भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये वो एरिया जो अपने को आते सिर्फ वही सिलेक्ट करना है। न्यूमेरिकल पूरा छोड़ दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीओवी का गारंटी एक क्वेश्चन आपसे कंफर्म बनेगा। हाँ, ओडीई में एक इसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, डायरेक्ट बन जाता है, मतलब एक क्वेश्चन कंफर्म आपको मिल ही जाएगा इस एरिया से। तो एक क्वेश्चन एलपीपी का, ये कंफर्म नहीं है कि होगा कि नहीं, बट ये कंफर्म है एक, ये कंफर्म है एक, ये कंफर्म है एक, और एक क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन। अब अगर यहाँ से 4 मिल गए ना, अगर एलपीपी यहाँ नहीं मिलता है, अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, एलपीपी में नहीं मिल रहा है ना, तब चले जाओ यहाँ पे। यहाँ पे नहीं मिल रहा तो मैकेनिक्स में चले जाओ। अगर यहाँ मिल गया ना तब यहाँ मत जाना, तब सीधे चले जाना रियल के क्वेश्चन इजी ढूंढना, अगर टाइम है तो।
अगर 90 मिनट के अंदर हो गया तो ठीक है, अगर 90 मिनट से ज़्यादा लग रहा है ना तो पार्ट बी में चले जाना जो छोड़ के आए हो। तो क्योंकि जो 1 घंटा है ना, फिर उसके बाद पार्ट बी बचा है अभी, फिर 1 आवर में अपने पास पार्ट बी है और पार्ट ए है, ठीक है। तो फिर पार्ट बी में मत जाना, पहले पार्ट ए में जाके सिर्फ 15 मिनट देना और 15 मिनट में सिर्फ 7 क्वेश्चन ढूंढना। अगर ये 7 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए तब तो देखना 15 मिनट में अगर कुछ टाइम बचा है ना तो और क्वेश्चन ढूंढना। अगर 15 मिनट के अंदर 7 क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर 15 मिनट के बाद क्वेश्चन को हाथ मत लगाना और ये ढूंढो कि वो 7 क्वेश्चन कौन से सिंपल है और 7 क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाते हैं। और इसमें ज़्यादा ढूंढोगे ना तो सिर्फ प्रॉब्लम होगा, हो तो जाएंगे बट टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का और निगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ 7 क्वेश्चन ढूंढो। एक बार यहाँ से 7 क्वेश्चन मिल गया और वो क्वेश्चन ढूंढो जिसमें 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। 99% भी लग रहा है उसको छोड़ दो, जिसमें कंफर्म है और 7 क्वेश्चन ही ढूंढना है। 20 में से 7 पार्ट ए के 100% मिल ही जाते हैं। 7 क्वेश्चन करो 15 मिनट, अब बचा है 45 मिनट। यहाँ पे 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करके गए थे स्टार्टिंग में। अब ये 45 मिनट में यहाँ पे तुम लोग को टोटल 10 कितना हो गया, 30 बचा है ना। 30 में से सिर्फ 10 ही करना है, ज्यादा नहीं। तो एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम कितना हो गया, एक क्वेश्चन का 4.5 मिनट, और एक क्वेश्चन के लिए 4.5 मिनट बहुत होता है। किसी क्वेश्चन को अगर 4.5 मिनट दे रहे हो ना तो बहुत टाइम कहाँ लगता है मैं ये बता रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा है फिर भी उसमें टाइम देते हैं। दूसरा टाइम, जो क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए बहुत सिंपल, फिर भी उसको टाइम देके उसको 1 मिनट दे रहे हो। जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है, पता है कि आएगा, फिर भी उसको चेक कर रहे हो बार बार और उसको 2 मिनट लगा रहे हो, तो वो फिर